सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 16 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना मुझे आप लोगों को देनी है, वो आगे मैं आपको दूंगा। पहले हम सेशन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिन उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर्स के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। पहली बार इस दिन को 1983 में मनाया गया। देखो ये तो हो गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो वर्ल्ड लेवल पे मनाते हैं। और भारत में यानी कि नेशनल लेवल पे भी इसी तरह का एक दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। वो 24 दिसंबर को होता है। वैसे 15 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। वो भी याद रखना। अब डे वाला प्रश्न है, तो इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो चलो फिर देखते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे। और 14 मार्च को अभी वर्ल्ड किडनी डे मनाया। और अभी 15 मार्च को ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो मार्च का लगभग आधा महीना हमारा समाप्त हो चुका है। आधे महीने के ये इंपॉर्टेंट डेज आपको याद हो जाने चाहिए। अभी आधा महीना और बाकी है। ये मैं आपको बार बार रिपीट कराऊंगा जब भी डे वाला प्रश्न आएगा। तो अगर अभी भी आपको ये दिवस याद नहीं हुए तो कोशिश करना कि जब भी मैं आपको रिपीट कराऊं, रिवीजन कराऊं, तो मेरे साथ साथ बोलो, तो ये आपको याद हो जाएंगे। बार बार आपको रिपीट करवाने का, रिवीजन कराने का मकसद यही है कि आधे से ज्यादा चीजें आपको इसी क्लास में याद हो जाए। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इजराइल वॉर डायरी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विशाल पांडे ने। तो पत्रकार हैं ये विशाल पांडे, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इजराइल वॉर डायरी। और इस बुक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हुआ था, तो उस दौरान पत्रकारों की क्या भूमिका रही थी उसके बारे में बताया गया है इस बुक में। और अभी इसको लॉन्च किया अनुराग सिंह ठाकुर ने, जो कि हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। खेल मंत्रालय भी वैसे इन्हीं के पास है। तो बुक का नाम याद रखेंगे, किसने लॉन्च किया ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। 10 इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा और ये सारी बुक्स 2024 की ही है, तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संस्कृति के आयाम, इस बुक को लिखा मनोरम मिश्रा ने। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ हुआ करते थे मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जया जेटली ने बुक लिखी है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया। चारू निवेदिता, इन्होंने लिखी है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। ये एक तमिल लेखिका है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया नंदिनी कृष्णन ने। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, इन्होंने भी बुक लिखी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। अरूप कुमार दत्ता, इन्होंने लिखी है असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन और इसको लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। एक समंदर मेरे अंदर नाम की बुक को लिखा संजीव जोशी ने। गोटबाया राजपक्षे, ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति, इन्होंने लिखी अभी द कॉन्स्पिरेसी नाम से बुक। लक्ष्मी मरुदेश्वर पुरी, ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव हैं, इन्होंने लिखी है स्वेलोइंग द सन नाम से बुक। और PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि गोवा के गवर्नर हैं, इन्होंने लिखी है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो ये 10 बुक्स मैंने आपको यहाँ पे रिपीट करवाई, रिवाइज करवाई। और मैंने आपको ये भी बताया ये सारी 2024 की ही लेटेस्ट बुक है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा ओमान की खाड़ी में। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। ये एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, मतलब 3 देशों की सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है। कौन सी? चाइना, ईरान और रशिया। ये एक नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, जो कहां पे हुआ? अभी ओमान की खाड़ी में हुआ। और इसकी थीम भी रही शांति और सुरक्षा यानी कि पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखो मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, और जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न आता है मैं आपको उस साल की सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिवाइज करवाता हूं। तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि 2024 में अभी तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो इस साल की सबसे पहली एक्सरसाइज हुई थी डेजर्ट साइक्लोन। ये भारत और यूएई के बीच में हुई थी, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। एक सहयोग काजिन एक्सरसाइज हुई थी भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच में, चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज, पहली बार इसका आयोजन हुआ, तो नाम भी आपको नया नया लग रहा होगा, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ।
साइक्लोन एक्सरसाइज इस साल ये इसका दूसरा संस्करण था, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ ये इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज जो कि इस बार इसका 11वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज ये नाटो ने इसका आयोजन किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ था ये अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक एक्सरसाइज इस बार ये पहला संस्करण ही हुआ था इसका, भारत और सऊदी अरब के बीच में। ये हुआ था राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था पोखरण राजस्थान में। मिलान एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापट्टनम में हुआ। दोस्ती एक्सरसाइज इसका ये 16वां संस्करण हुआ, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ ये मालदीव में इसमें। और सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज अभी भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में इसका आयोजन हुआ। कहां पे? अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। तो इस तरह से ये मैंने आपको 12 मिलिट्री एक्सरसाइज का यहाँ पे रिवीजन करा दिया, जो कि 2024 में अभी तक हम कर चुके हैं। देख लो, महीना अभी तीसरा भी पूरा नहीं हुआ और 12 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे जैसे साल में आगे बढ़ते जाएंगे और भी एक्सरसाइज इंक्लूड होती जाएगी, हमारे करंट अफेयर्स का हिस्सा बनती जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कराता हूं, रिवाइज करवाते रहता हूं, ताकि लास्ट में एकदम बर्डन नहीं पड़े। जब 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे आप, या लास्ट में जाके पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे आप, तो एकदम बर्डन नहीं लगे आपको कि यार ये क्या हो गया, इतनी सारी कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपको इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा कि सारी आपको टिप्स पे याद हो जाएगी। बस आपको एक काम करना है, सारा काम मैं कर रहा हूं, आपके लिए सारी मेहनत मैं कर रहा हूं, आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर रहा हूं, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवा रहा हूं, पूरा समय जितना होता है मैं दे रहा हूं। बस एक काम आपको करना है कि कॉन्टिन्यूटी आपको बनाए रखनी है, कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। बस ये एक पॉइंट आप संभाल लो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और जब भी मैं आपको रिवीजन करवाता हूं, रिपीटेशन करवाता हूं, तो अगर हो सके तो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करा करो, क्योंकि जो साथ साथ बोलेंगे स्टूडेंट, उनको ज्यादा जल्दी याद होगा और ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा उन स्टूडेंट्स की तुलना में जो कि बोलते नहीं है, केवल सुनते हैं। ठीक है, तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, अभी उन्होंने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री जी ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर गोताखोरी केंद्र का भी आधारशिला रखी है। और इन सब में कितनी लागत आ रही है? तो आंसर होगा 120 करोड़ रुपए। अच्छा, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है एज ए स्टैटिक कि कलिंगा स्टेडियम कहां पर है? ये उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में है, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा जिनमें हमने पढ़ी है भारत में पहली बार। जैसे कि देखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? GSAT-20 है। फॉल्कन 9 ये स्पेस एक्स का रॉकेट है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। फिर देखो, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? यानी कि हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट। तो आंसर होगा प्रसादम। और कहां पे ये लॉन्च हुई, कहां पे इसका उद्घाटन किया था? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश, पहला तो बिहार है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन ये किस राज्य में स्थापित हुआ? केरल में। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया पंजाब ने। और सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला, मैपिंग करने वाला पहला राज्य बना पंजाब ही। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहां पे स्थापित होगा? उज्जैन में। और देश का पहला यूनिटी मॉल ये बनेगा उज्जैन में ही। तो ये प्रश्न भी याद में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम है डेविन, इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कॉग्निशन। तो अमेरिका का एक AI स्टार्टअप है जिसका नाम है कॉग्निशन, जिसने अभी डेविन नामक एक नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है। और ये दुनिया का पहला पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये जो भाई साहब हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ये क्या क्या कर सकते हैं? तो ये एंड टू एंड एप्लीकेशन बना सकता है, और जो जटिल से जटिल, जो मतलब टफ इंजीनियरिंग टास्क होते हैं, ये उसको भी हल कर सकता है। तो इसका नाम रखा है डेविन। इसका नाम डेविन रखने की जगह है ना डेविल रख देते हैं, डेविल, क्योंकि इस तरह के अगर चीजें आएंगी तो जो ह्यूमन बीइंग है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये उनकी जॉब खा जाएगा। तो जो इंसान जो काम करते हैं, ये
बहुत आसानी से उस काम को कर लेगा विदाउट एरर। तो फिर कंपनियां इन्हीं लोगों को मतलब ऐसे ही रोबोट्स को, ऐसे एआई सॉफ्टवेयर्स को प्रेफर करेगी, इंसानों को क्यों इतना पैसा देगी। तो एक तरह से आप देखोगे, ये देखने का नजरिया है, ये इंसानों के लिए अच्छा भी है अगर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि काम जल्दी जल्दी होने लगेंगे, कंपनियों को सैलरीज कम बांटनी पड़ेंगी, कंपनियों को वही काम कराने के लिए सैलरी कम देनी पड़ेगी, तो हो सकता है जो प्रोडक्ट वो बना रही है वो सस्ते भी आए हमारे लिए, एरर फ्री हो। ये एक देखने का नजरिया हो गया। दूसरा देखने का नजरिया हो गया कि ये हमारी नौकरियां खा जाएंगे। तो इसका नाम है डेविन। अभी तो हमारे करंट अफेयर्स के लिए हमें तो नौकरी लेनी है, तो हम तो इसका नाम याद रखें, डेविन इसका नाम है। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं पिछले एक साल में और अभी तक, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये याद होंगे, तो मेरे साथ साथ बोलना, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुनते हुए चलना ताकि आपको चीजें पता लगे कि इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि भारत ने विश्व का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम इंद्रजाल है। और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने। भारत का पहला एआई स्कूल ये कहां पे लॉन्च हुआ था? केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटा ने, जिसको पहले फेसबुक आप बोलते थे, तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित एक भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च किया था। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। और एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप लॉन्च किया था एक्स एआई नाम से, ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया था? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। और अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत 5वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको याद हो तो स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस ने। ओपन एआई जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। और जीपीटी का फुल फॉर्म 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और इसी तरह से रशिया की साइबर बैंक ने गीगा चैट लॉन्च किया, तो गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉड फादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन ये हुआ था यूके के ब्लेचले में। और यहीं पे ब्लेचले घोषणा पत्र पर, ब्लेचले डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हुए थे। तो पूछे कि ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है? एआई सुरक्षा से संबंधित है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को लॉन्च किया था। और किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया? तो भाषिणी एआई। कहां पे? वाराणसी में जो काशी तमिल संगम हुआ था वहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण को लॉन्च किया था, सुवास नाम से। और ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था। उसके अलावा दुनिया की पहली एआई रोबोट बनी थी, उसका नाम मीका है। किस कंपनी में बनी थी? डिक्टेडोर कंपनी में बनी थी, ये कोलंबिया की कंपनी है। ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था मुझे। और इस मीका रोबोट को किस कंपनी ने बनाया ये पूछेंगे तो हैंसन कंपनी ने। ये वही कंपनी है जिसने ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को बनाया था। फिर पूछे अगर किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो अनुवादिनी। देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बना था कृत्रिम। और भारत की पहली एआई सिटी बनेगी लखनऊ। और देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क ये कहां पे लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में। और अगर आपसे पूछे कि नासा ने किसके साथ मिलकर वाटसन X.AI नाम से एक एआई टूल लॉन्च किया था? तो आईबीएम के साथ मिलकर के। और अभी हमने पढ़ा था लेटेस्ट कि भारत की पहली एआई टीचर, इसका नाम है आइरिस, केरल के केटी सिटी स्कूल में अभी इसको लॉन्च किया था। और रिलायंस ये हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगा। इसके लिए कंपनी 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसे भारत जीपीटी ग्रुप नाम दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। और एक करंट अफेयर्स की क्लास में इतना रिवीजन आपको कोई नहीं कराएगा। चाहे यूट्यूब पे कोई भी करंट अफेयर्स का आप चैनल उठा के देख लेना, चाहे वो कितना ही बड़ा चैनल हो, वहां पे आपको इतना रिवीजन भी नहीं कराया जाएगा, फिर भी आपकी क्लास 1 से लेकर 1.5 घंटे तक हो जाएगी। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपका समय भी बचाया जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा मैं कंटेंट भी प्रोवाइड करूं, रिवीजन भी आपको कराऊं। बस आप लोगों से एक गुजारिश रहती है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर मेहनत अच्छी लगती है,
आपको इस क्लास से थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करा करें, इस क्लास को अप्रिशिएट जरूर करें मेरी मेहनत को। आज की हमारी वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक का। इसे लाइक करके अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। और एक काम की बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। अभी आपको पता है मैं आपके लिए क्विज तैयार करता हूं जिसमें डेली करंट अफेयर्स की क्विज आ जाती है, वीकली क्विज हो जाती है, मंथली क्विज हो जाती है और भी स्टैटिक जो क्विजेस बनती हैं, स्टैटिक हो गई, साइंस से संबंधित क्विज हो गई, वो सारी आपको उपलब्ध होती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और अपनी उसकी खास बात यह है सारी चीजें यहाँ पे फ्री में उपलब्ध होती है, पीडीएफ वगैरह सब आपको वहां पे मिलती है। मैं आपसे किसी भी चीज का कोई भी रुपया चार्ज नहीं करता हूं। पर अभी इस एप्लीकेशन को मैं बंद कर रहा हूं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एप्लीकेशन बंद हो रही है अपनी। अब आपको लगेगा ये तो बड़ी बुरी खबर है, इतनी चीजें कोई भी फ्री में नहीं देता, क्रैक एग्जाम देता है लेकिन वो भी अब बंद हो रही है। तो आगे भी सुनो। अच्छी खबर यह है कि आपके लिए एक नई एप्लीकेशन तैयार करवा रहा हूं जिसमें आपको और भी अच्छे फीचर मिलेंगे। इसमें क्या है, कई प्रॉब्लम भी आ रही थी कि बहुत स्लो भी चलती है कहीं कहीं के, और कई बार क्विज अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं मिलते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत पुरानी हो चुकी है। लगभग 3 बार मैं इसे अपडेट भी करवा चुका हूं। तो अब मैं सोच रहा हूं इसको पूरी तरह से खत्म करता हूं, पूरी एप्लीकेशन हट जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स ने इसे डाउनलोड कर रखा होगा, जो भी प्ले स्टोर पे रिव्यूज, रेटिंग वगैरह जो भी होगा, मतलब सब शून्य हो जाएगा। हम बिल्कुल शून्य पे आ जाएंगे। जो भी मेहनत करी है, जो भी मैंने पैसा लगाया, वो सब शून्य हो जाएगा। पर हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे। मैं आपके लिए फिर से एप्लीकेशन तैयार करवा रहा हूं और उसमें भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी चीजें आपको मिले वो ज्यादा से ज्यादा मैं फ्री में प्रोवाइड करा पाऊं। ज्यादा से ज्यादा सोचो, जितनी भी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो सब फ्री में ही आपको मिले। जो भी पैसा लगना होगा मैं लगाऊंगा अपनी जेब से। अभी एप्लीकेशन तैयार हो रही है। मैं आपको मोटा माटी बताऊं, वैसे कोई बताता नहीं है ये वाली चीजें, लेकिन मैं आपको अपनी फैमिली की तरह मानता हूं तो शेयर कर देता हूं। लगभग 40 से 50 हजार रुपए लग रहे हैं और इसमें मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं ई बुक ले आऊंगा, ये क्विज डाल दूंगा तो उसमें सब्सक्रिप्शन आपसे लूंगा, पेड करवा लूंगा। ना मैंने आज तक ऐसा करा, ना आप करूंगा। लेकिन बस आपको अच्छी क्वालिटी मिल सके इसीलिए मैं इसको बंद करके नई तैयार करवा रहा हूं ताकि आपको मजा आए, आपको एक बेहतर कंटेंट फ्री में भी मिल सके। तो अब मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि इसमें आप भी थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेशन दें, क्योंकि जब आप लोग क्विज लगाते होंगे तो आप लोग फील करते हो कि किसमें क्या कमी है, क्या चीज अच्छा है। तो अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो कि हाँ यार ये भी चीज होनी चाहिए, ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज जो जेन्युइन हो, जो काम की बात हो, वही बताएं, क्योंकि इसमें मेरी जेब से पैसा लग रहा है और छोटा मोटा पैसा नहीं लग रहा, बहुत पैसा लग रहा है। तो जो जेन्युइन बात होगी उसी पे काम किया जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है। आज और कल का दिन है आपके पास, आराम से मुझे बताएं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया? तो आंसर होगा अहिल्यानगर। तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का फैसला किया है। इसका नाम अहिल्याबाई के ऊपर रखा गया है, जो कि 18वीं शताब्दी में मालवा प्रांत की सबसे योग्य शासिका थी। उनका जन्म 1975 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में ही हुआ था। और नाम बदलने की बात है तो आपको याद होगा, अभी बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया गया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर अटल सेतु कर दिया गया। औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे किया गया। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग किया गया। महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया कर दिया। मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। अंडमान निकोबार में जो माउंट हैरियट है, जो कि एक तरह का पर्यटन स्थल है, उसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया। रेल यूनिवर्सिटी को अब गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और पुराने संविधान भवन का नाम संविधान सदन कर दिया। तो ये जो नाम चेंज हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको रिवाइज करा है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो आंसर होगा मॉरिशस। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मॉरिशस की यात्रा पर गई हैं और वहां पर वे 56वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। और इस तरह से वे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाली 6वीं भारतीय बनी हैं, जो भी 12 मार्च को था। और इसी यात्रा के दौरान उनको मॉरिशस यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से नवाजा गया। उन्होंने यात्रा के दौरान ही
मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जुगनौथ, उनको रुपए कार्ड भी गिफ्ट किया। और राष्ट्रपति जी से आपको याद आएगा पिछले साल सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको मिला था, जिसे कहते हैं येलो स्टार। बात मॉरिशस की है तो ये रहा मैप में मॉरिशस। इसके स्टैटिक जरूर याद रखना। ये एक ईस्ट अफ्रीकी देश है। कैपिटल होती है पोर्ट लुइस। करेंसी है मॉरिशियन रुपी। प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनौथ। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे पूर्व नौसेना प्रमुख थे। तो वे भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे और 1990 से लेकर 1993 तक नौसेना प्रमुख के पद पर रहे थे। वे 13वें नौसेना प्रमुख बने थे। 1971 में भारत पाक युद्ध में भी उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दक्षिण एशिया को सैन्यीकरण से दूर करने और परमाणु निरस्त्रीकरण के उनके प्रयासों के लिए 2004 में उन्हें शांति के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पर अभी निधन हो गया। नाम याद रखना, लक्ष्मी नारायण रामदास इनका नाम था। वैसे अभी वर्तमान में हमारे नौसेना प्रमुख नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और एयर चीफ मार्शल पूछूंगा, वायुसेना प्रमुख तो विवेक राम चौधरी है और थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे। और हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी ने। तो आपको याद होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी। किनकी अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। ये 8 मेंबर कमेटी थी और अभी इन्होंने अपनी रिपोर्ट हमारी वर्तमान जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उनको सौंप दी है। ये रिपोर्ट 18,626 पेजेस की रिपोर्ट है और इसमें कहा गया कि इन्होंने 47 राजनीतिक दलों से सुझाव लिए, जिनमें से 32 पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करती है। मतलब ये कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू होना चाहिए, लेकिन कब से? 2029 से। और 2 चरणों में, 2 स्टेप में ये लागू होना चाहिए। पहले स्टेप में, पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए और फिर उसके अगले 100 दिन के अंदर अंदर दूसरा चरण होना चाहिए, जिसमें जो लोकल गवर्नेंस के चुनाव होंगे, जिसमें पंचायत वगैरह, नगर पालिका, इन सब के चुनाव आ जाएंगे। तो याद रखना, एक राष्ट्र एक चुनाव पर अभी उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? रामनाथ कोविंद जी ने। अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है। तो ये न्यूज में है, चर्चा में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल अभी लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल। पोर्टल का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल है। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 13 मार्च 2024 को लॉन्च किया। ये पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। और यहाँ पे सूरज की फुल फॉर्म क्या है? सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण। और इसकी टैगलाइन है वंचितों को वरीयता। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें वंचित वर्गों को अपना कोई उद्यम, अपना कोई काम, अपना कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सहायता दी जाएगी, लोन की सुविधा दी जाएगी। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? एक लाइन में बोलूं तो समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना और उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल इसका उत्तर हो गया। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी और इसमें कारीगरों को लोन दिया जाएगा। कितने ट्रेड्स में? ये पूछेंगे। ट्रेड्स मतलब कितने व्यवसाय में, जैसे कि लुहार हो गया, नाई हो गए, तो इस तरह के ट्रेड्स हैं ये। तो 18 ट्रेड्स हो गए। स्वाति पोर्टल, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया था। स्वाति का मतलब हो गया साइंस फॉर वुमेन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और ई साक्षी पोर्टल संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 108 है। टॉप पे डेनमार्क है। फिर आपसे पूछा भाई रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? मुंबई ने जीता। फिर पूछा वर्ल्ड किडनी डे मनाया 14 मार्च को। फिर पूछा सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बन गए? राहुल सिंह।
फिर पूछा देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भोपाल में। फिर पूछा किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। फिर पूछा अभी हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पे हुआ? सऊदी अरब में। फिर पूछा देश के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तिरुवनंतपुरम में। फिर पूछा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 134 है, टॉप पे स्विट्जरलैंड। और आखिरी प्रश्न पूछा कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? 2023 में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था रिफ्लेक्शन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा नारायण वागुल ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।